हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम आपके फिजिक्स के पूरे चैप्टर के जो भी दीर्घ-उत्तरीय इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो विस्तृत उत्तरीय वाले प्रश्न हैं, पूरी उम्मीद है कि आज जितने भी प्रश्न हम आपको कराएंगे इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारी पूरी कोशिश है। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी लोग वीडियो को बेटा एक बार लाइक कर दीजिए और फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम सेशन को करते हैं स्टार्ट, जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सके। तो आज के इस सेशन का लाइव टारगेट है बच्चों, कम से कम 200 बच्चे लाइव होने चाहिए, ठीक है। लाइव टारगेट है ये आप सभी का। देखते हैं कि आप सब ये अपना 200 का टारगेट पूरा कर पाते हैं या नहीं। 200 टारगेट और कमेंट 100, ठीक है। और 100 कमेंट्स जो है आज के इस लाइव सेशन के अंदर आना चाहिए। तो आप सभी लोग बेटा वीडियो को फटाफट दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक भी करते रहिए जितने भी बच्चे हैं, और साथ ही साथ 100 कमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। और एक बात और, जितने भी प्रश्न आज के इस सेशन में हम आपको करवा रहे हैं इससे बाहर कोई भी विस्तृत उत्तरीय देखने को नहीं मिलेगा। तो सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के कौन से कितने नियम है बेटा? 2 नियम। पहला कौन सा? कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदियों क्या होता है? एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये इसका दूसरा नियम है, ठीक है। तो इसी का करना है एक्सप्लेनेशन। तो आप आसानी से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट लिख के कि आपतन कोण की जा, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक सरफेस है जो दो माध्यमों को अलग करता है। मान लेते हैं इधर माध्यम हमारा क्या है? N1 है, इधर माध्यम N2 है, ठीक है। अब कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से एक माध्यम से आया, दूसरे माध्यम में इस प्रकार से प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब जिस बिंदु पर ये आपतित हुआ, जिस बिंदु पर ये आपतित हुआ, इस बिंदु पर अगर हम अभिलंब खींचे, ये क्या हमारा अभिलंब, क्या है? अभिलंब, यानी कि नॉर्मल, ठीक। ये क्या है? यह है हमारी आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और ये क्या है? ये हमारी है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये हो गई हमारी अपवर्तित किरण। अब अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे हम बोलते हैं आपतन कोण I। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण, ठीक। ध्यान से समझो, बहुत आसान चीजें हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। ये हो गया हमारा आपतन कोण, ठीक। ये कौन सा कोण है? ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अब आ जाओ इसके नियम की व्याख्या करते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि पहला नियम तो यही कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या है? आपतन कोण की जा, आपतन कोण क्या है? आपतन कोण की जा यानी कि साइन I, और अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण हमारा क्या है? R है। इनका अनुपात सदैव क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक
नियतांक होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक भी बोला जाता है। यही नियतांक ही हमारा क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है या अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। और इसी को सेकंड नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये मत सोचना कि स्नेल का नियम कोई अलग तोप है, ठीक है, यही जो है हमारा स्नेल का नियम है, ठीक। आई बात समझ में? तो ये है इसका फिगर और ये है उनके नियम, ठीक है। यही जो है आपके पहले क्वेश्चन का देखा जाए तो एक तरीके से आंसर, ठीक। इसमें थोड़ा सा आप डिटेल में कर सकते हैं, हमारे पास जगह नहीं थी, ठीक है। इस नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमने जो है यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर दिया। आप इसको पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। ये क्या है आपकी आई, आपतन कोण है, साइन, यानी कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। सदैव एक नियतांक या फिर ये लिख सकते हो कि माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? और इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर बारी है, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए एक अवतल। लिखिए, सबसे पहला काम बेटा आपको करना है प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखना है। जिस प्रकार से हमने अपवर्तन का नियम लिखा, इसी प्रकार से आपको लिखना है पहले परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम के बाद उस पे देखिए, उसके बाद एक न्यूमेरिकल इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल फिक्स किया गया है, तो इसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। और यहां बात हो रही है दर्पण की, तो दर्पण के लिए फार्मूला यही लगेगा 1/f = 1/b + 1/u। इसी फार्मूले से आपको ये न्यूमेरिकल करना है सॉल्व, ठीक है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन आ रहा है? सबसे पहला देखिए, एक क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करके थोड़ा सा डेमो बताया किसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप ये जो क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन आप पहले ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे लग जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लग रहे हैं तो अगले दिन हम आपको ये 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि आज के इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन है कि एक ही सेशन में ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर पाना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि लगभग 17 पेज है, ठीक है। तो 17 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके इस सेशन में हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, इनको आप ट्राई कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा तो उसके बाद भी जब यहाँ क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, ये आपकी श्रृंखला सीरीज है एक तरीके से विस्तृत उत्तरीय की, तो इस सीरीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप अपना अपना क्वेश्चन मैच कीजिएगा कि आप कितना 100% सही लिखे हैं कि कहीं मिस्टेक किए हैं, कितने आपके सही हैं। तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन को देखने से पहले यहां पे बेटा एक छोटा सा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। तो जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, सभी लोग बेटा शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अभी अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिल सकती हैं। जैसा कि एक मान के चलो जनवरी के आसपास आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बैच शुरू होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बैच शुरू होगा, ठीक है, जिसकी प्राइस नियर अबाउट 299 के आसपास रहेगी या 199 हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करोगे तो फिर आपको क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स में इनरोल रहोगे, क्रैश कोर्स में अगर आप जुड़े रहोगे, तो ये जो भी बैचेस आपके एग्जाम तक नए बैच लॉन्च होंगे, उन सभी बैचों में आपको बिल्कुल फ्री में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उस बैच का किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, जो छात्र अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक अलग से ब्रह्मास्त्र बैच, यानी कि जीरो से हीरो, ठीक है, जीरो से हीरो एक बैच जो है ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से आपका शुरू हो रहा है। इस बैच में भी आपको फ्री में जोड़ दिया जाएगा अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। इसमें कक्षा 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वही जिसकी हमने बात की ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस ब्रह्मास्त्र बैच में यही सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसके आंसर एक साथ, क्वेश्चन के जस्ट बाद ही आंसर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको अलग दिया जाएगा और आंसर अलग, नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी दिया जाएगा। और ये बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट के लिए होगा। ये 1 जनवरी से 10 फरवरी तक रहेगा, ठीक है। इस बैच में एडमिशन की जो टाइमिंग है 1 जनवरी से 10 फरवरी तक, जिसकी अभी हमने बात की कि 1 जनवरी से आपको एक नया बैच देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो अभी से, अगर आप
क्रैश कोर्स में जुड़े रहेंगे तो इन सभी बैचों में क्रैश कोर्स की प्राइस देखो अभी सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए है। 499 आप में अब जुड़ सकते हो और वापस से फिर आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तो आज ही आप लोग बैच से जुड़ जाइए और इसमें जुड़े रहोगे तो इस बैच में आपको फ्री में ऐड किया जाएगा। और अगर सोचोगे कि 1 जनवरी को हम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बैच में जुड़ें तो आप बिल्कुल 1 जनवरी को भी बैच में जुड़ सकते हो, लेकिन 1 जनवरी को जो भी आप ब्रह्मास्त्र बैच में अगर जुड़ोगे तो केवल ब्रह्मास्त्र बैच में ही आप जुड़े रहेंगे, आपको क्रैश कोर्स और टॉप 100 बैच में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ेंगे तो। लेकिन अगर आप अभी क्रैश कोर्स में जुड़ेंगे तो आपको ब्रह्मास्त्र बैच में भी जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ टॉप 100 बैच में भी बिल्कुल फ्री में जोड़ा जाएगा। ठीक है, जिसकी कोई भी चार्जेस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और अगर आपको पेमेंट करने में कहीं कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये शुभम क्लासेस के वो बच्चे हैं जो शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से क्रैश कोर्स यानी कि जितने भी बैच हैं, ठीक है, हर एक बैच में ये सारे बच्चे जुड़े हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एक बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बाकी बैच आपको फ्री में मिल जाता है। अमन कुमार मौर्य 95%, सुमित यादव 94। तो इस प्रकार से बच्चे टॉप 100 बैच से पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं। इस प्रकार से आप भी अच्छा बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिना देरी किए हुए। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। और ये वर्णन जो है ये सचित्र वर्णन पूछा जाता है। ठीक है, अगर ये 7 नंबर में यानी कि अगर ये दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है तो सचित्र वर्णन के साथ साथ पूछा जाता है, यानी कि इसको आपको फिगर भी बनाना रहता है। और इसमें 2 चीजें, अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन अगर आपका 5 नंबर में आता है या 7 नंबर में, जितने भी आता है, हालांकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो पहले तो विस्तृत वाला टोटल 7 नंबर का हुआ करता था। ठीक है, अब कितने नंबर का होगा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 5 नंबर का आता है तो ये 2 नंबर आपको मिलेगा फिगर पर। ठीक है, और 3 नंबर जो है आपके लिखने पर। ठीक है, तो अगर सचित्र वर्णन की कहीं बात आती है तो वहां आपका नंबर डिवाइड हो जाता है। ये मत सोचना कि केवल फिगर बना देंगे तो काम चल जाएगा या केवल थ्योरी लिख देंगे काम चल जाएगा। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आ रहा है थ्योरी तो आप फिगर लिखेंगे तो कम से कम आधा नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आधा या आधे से थोड़ा कम। ठीक है, जैसे 5 है तो 5 में 2 तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। एक्सप्लेनेशन ही कर दिए, फिगर मान लो नहीं आ रहा है फिर भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी आप बना दीजिए तो फिर भी जो है आपको चांसेस है नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि जो भी फिगर वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें नंबर का जो है डिवीजन रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रतिरोध के संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। इसमें आपको जो है सीधे सीधे श्रेणी क्रम R बराबर फार्मूला ड्राइव करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि श्रेणी क्रम में किसी भी प्रतिरोध को अगर जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, यही आपको डिराइव करना है। ठीक है, आसान है ना बच्चों, कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ा जाए। समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध। अब यहां पे वही क्वेश्चन है लेकिन यहां इस बार समांतर क्रम। समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम के लिए आपका ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आसान है ना। देखिए बिल्कुल भी पैनिक होना नहीं, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो टेंशन मत लीजिए, हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, और वो भी एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार जो है, जितने भी यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कम से कम 2-3 बार हर एक क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक है ना, किसी न किसी सीरीज में। चलिए बस आप ध्यान से देखते जाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। वैद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है, वैद्युत मोटर किस सिद्धांत पर, या वैद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है जब भी पूछा गया है, ठीक है, अभी तक जब भी पूछा गया है तो ये 7 अंक में पूछा गया बेटा। जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो 7 अंक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें भी 3 या 4 का रेशियो हो सकता है या 5 या 2 का रेशियो हो सकता है। सचित्र वर्णन यानी फिगर पे आपको 3 नंबर अगर मान लो मिल रहा है तो लिखने पर आपको 4 मिलेगा। अगर फिगर पे 2, वैसे यहाँ पे 2 चीजें हैं। 7 नंबर आपका 3 चीजों में बटेगा, एक तो फिगर पे बटेगा, एक तो इसके सिद्धांत पर बटेगा, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और फिर इसकी जो है कार्यविधि है। तो 3 जगह ये नंबर का बंटवारा हो रहा। मान लीजिए अगर 2 नंबर आपका फिगर पे जा रहा है तो 1 नंबर सिद्धांत पर जाएगा और 4 नंबर इसकी वर्किंग पर जाएगी, कार्यविधि पे जाएगी। ठीक है, या मान लीजिए 2-2
3 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ये जितने भी अंक में बटा रहेगा पेपर में लिखा रहेगा, ठीक है, कि कितने कितने अंक में जो है आपका डिवीजन इसका हो रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वैद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना, कार्यविधि, चित्र बनाकर स्पष्ट व्याख्या कीजिए। यहां क्या था भाई, वैद्युत मोटर और जनित्र में डिफरेंस पूछा था, अंतर पूछा था, लेकिन यहां वैद्युत मोटर की पूरी वर्किंग पूछा। केवल क्वेश्चन वैद्युत मोटर पर ही है, जनित्र पे नहीं है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ डायनेमो यानी कि जनित्र, वैद्युत जनित्र नाम से आए या डायनेमो नाम से आए, दोनों एक ही बात है, ठीक है, डायनेमो या वैद्युत जनित्र की बात करेगा तो एक ही बात है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए पूछा जाता है और एक दिष्ट धारा के लिए पूछा जाता है, दोनों के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो वैसे ज्यादातर एग्जाम में प्रत्यावर्ती धारा के लिए पूछा जाता है, दिष्ट धारा के लिए थोड़ा सा कम पूछा जाता है। डायनेमो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, डायनेमो की संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि डायनेमो क्या है, डायनेमो की कार्यविधि क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीजें लिखते हुए इसकी वर्किंग भी हमें समझानी है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, निम्न के बारे में बताइए। सौर सेल क्या है, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। ये देखिए विस्तृत उत्तरीय में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए 2-3 चीजें आपको दे दे। सोलर पैनल क्या चीज है, हरित गैस प्रभाव क्या चीज है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गैस प्रभाव। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये थे बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी को करने हैं अच्छे तरीके से तैयार। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं बेटा, सभी लोग ये क्वेश्चन फटाफट से जो है नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 1 बाय 1 स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। और पहला क्वेश्चन तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए हमने यहां पे एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा अच्छी तरीके से तैयार, ठीक है। अब इसमें दो चीजें, अगर आप इन सभी क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले से तैयार करके लाइव क्लास के अंदर आएंगे तो ये आपका हर एक चीज ज्यादा क्लियर होता चलेगा, ठीक है। चीजों को हम पढ़ाएंगे, फिर आप पढ़ोगे तो फिर आपको जो थोड़ा बहुत डाउट होगा फिर वो पूछने के लिए आप अगली क्लास का वेट करोगे। अब क्वेश्चन मैंने आपको पहले इसलिए बताया कि आप ये चैप्टर सारे पढ़ा दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आप पहले खुद से तैयार करो। उसके बाद जब ये क्वेश्चन कराया जाएगा तो जब आप खुद से तैयार करोगे बहुत सारे डाउट क्रिएट होंगे, और जब ये चीजें पढ़ाई जाएंगी तो वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको क्वेश्चन मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया जिससे आप बिल्कुल डाउट फ्री हो सकें, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे आपको एग्जाम तक, और एग्जाम में आप बेहतर कर सकें, अच्छा लिख सकें, अच्छा नंबर पा सकें, ठीक है। क्लियर है यहां तक? किसी को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो सभी बच्चे अपनी अपनी समस्याएं कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, या सर हमें यहाँ दिक्कत आती है, या यहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। और देखिए ये जो सेशन है आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने यहाँ आपको सॉल्व कर दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। चलो, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। तो परावर्तन का नियम लिखने के लिए बच्चों अगर हम बात करें तो पहला नियम क्या है कि ये अगर मान लीजिए आपका फिगर बनता है, ठीक है, ठीक, ये मान लीजिए अगर आपकी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये बीच में अभिलंब खींचा गया, ठीक है, ये बीच में आपका अभिलंब खींचा गया। ये आपका अभिलंब होगा, ठीक है। अब यहां पे ये हो गया आपका आपतन कोण, ये मान लीजिए कोई हमारा दर्पण, ठीक, और ये हो गया आपतन कोण आई,
ये हो गया आपका परावर्तन कोण r, ठीक है। अब पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण I बराबर कोण r, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम वही है जो अपवर्तन के लिए क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। ये दूसरा नियम है। और वहीं एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन की देखें क्या दिया हुआ भाई, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी कि u बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो वस्तु रखी जाती है दर्पण के बाईं साइड और बाईं ओर की सारी दूरी निगेटिव होती है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर का दूरी पर बनता है, दर्पण से आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बन रहा, आभासी बन रहा, कहां बन रहा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो v बराबर क्या बन रहा है, 20 सेंटीमीटर। और आभासी प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में, जब दर्पण जो है सॉरी जब प्रतिबिंब जो है कहां बने, बिल्कुल सीधा बने, ठीक है, बिल्कुल सीधा बने, उल्टा ना हो। फिर आगे कह रहा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां आपसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा है r का मान। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या करेंगे, 1/f यानी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v + 1/u। यहां से आप निकालेंगे फोकस दूरी, यानी कि यहां से आप निकालेंगे बेटा f का मान, ठीक है। इसमें देखिए u भी दिया हुआ, u भी का मान रखेंगे, f का मान निकलेगा। f का मान निकालने के बाद r बराबर होता है 2 × f, यानी जो भी आएगा f का मान उसमें 2 से गुणा कर देंगे, आपको वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। हो जाएगा ना सॉल्व। तो इस तरीके से जो है जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो आप जो भी नोट्स बनाए हैं पहले नोट्स को पढ़िए, फिर इन क्वेश्चनों को कीजिए, फिर इन क्वेश्चन को करते समय जो भी आपका डाउट होगा, जो भी परेशानी होगी, वो लाइव क्लास जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहां आप अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम आसानी से पूछ सकते हैं और वो सारी चीजें कर दी जाएंगी क्लियर, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल विधिवत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है, ओके। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिखिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।